बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 75 रुपए के नए नोट पर। वजाहत है, स्टेट बैंक ने साफ कह दिया है कि 75 रुपए के नोट के हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहें बेबुनियाद हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 75 रुपए के नए नोट पर वजाहत सामने आ गई है। और जो सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान आला स्टेट बैंक आबिद कमर ने वजाहत की है कि स्टेट बैंक का 75 रुपए का नोट मुस्तकबिल में खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। और ये भी कहा कि ये नोट दीगर करेंसी नोटों की तरह हर किस्म के ट्रांजेक्शन के लिए काबिल कबूल है। मौजूदा नोट के हवाले से फैलाई जाने वाली तमाम अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी हैं और कहा है कि मौजूदा नोट के खत्म होने की कोई मियाद भी नहीं है। 75 रुपए के नोट का डिजाइन स्टेट बैंक और मुकामी डिजाइनर ने मिलकर तरतीब दिया है, जिसे कोई भी तब्दील नहीं किया जाएगा। और ये इसी जैसे 75 रुपए का नोट चल रहा है, ये इसी पे जो छापा गया है बड़ी तादाद में, क्योंकि ईद पे ये बड़ी तादाद में आए। इससे पहले देखा जाए जो बताया गया है कि जो 75 रुपए का नोट है वो 75वीं सालगिरह पर पाकिस्तान की 14 अगस्त से ये नोट जारी किया गया था। 30 सितंबर 2022 से ये नोट दस्तयाब है मार्केट में। और ईद पे देखा जाए तो बड़ी तादाद में लोगों का आया है। अब उसकी आगाही जैसे मुहिम है उससे भी स्टेट बैंक काम कर रहा है ताकि लोगों को बताया जाए कि ये लीगल टेंडर है और आम करेंसी जो नोट है 50, 100, 10, 20 उसकी तरह ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। और कोई भी जैसे कि वो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये नोट सही नहीं है, ये वापस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ कहा है कि दीगर करेंसी नोटों की तरह ये एक लीगल टेंडर है और जो किसी भी बैंक में किसी में हर कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसको लेन देन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कह रही हैं कि जैसे देखा जाए कि 75 रुपए का नोट अगर हम 2 नोट करते हैं तो 150 रुपए हो जाता है, 3 नोट करते हैं तो लोग सोचने लगते हैं। तो क्योंकि ये हिसाब किताब का जो मामला है उसमें जैसे कि दुकानदार भी परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो मना कर देता है। जैसे आज ही हमारे जो साथी हैं जो हमारे असाइनमेंट डेस्क हेड हैं जिशान, वो भी गए थे और एक दुकानदार होटल से उन्होंने जो है वो नोट दिए। ईद पे उन्होंने 75 रुपए की गड्डी मंगवाई थी, 2 नोट दिए तो चाय के होटल वाले लेने से मना कर दिया था। तो इस तरीके का और है जो कि लोग हैं उनको आगाही नहीं है कि ये लीगल टेंडर है और हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि अभी ये नोट जो बड़ी तादाद में ईद पर ही बाहर आया है, लोगों ने इसके पास पहुंच रहा है। जैसे जैसे वो लोगों को आगाही मिल रही है और स्टेट बैंक ने जैसे कि खुसूसी तौर पर सिटी 21 की जो ये इस मुहिम के लिए कि ये यहाँ पे इसकी आगाही मुहिम चलाई जाए और स्टेट बैंक ने शुक्रिया भी अदा किया है और कहा है कि इसकी आगाही मुहिम आगे मजीद बद चलाई जाएगी। सोशल मीडिया पे भी बताया जाएगा कि ये लीगल टेंडर है और लोग परेशान ना हो। क्योंकि 75 रुपए का हिसाब किताब जैसे आपने सवाल किया, देखा जाए कि 5 नोट कितने का होगा, 4 नोट कितने का, एक बड़ा सवाल है क्योंकि लोग उससे भी परेशान हुए जिसकी वजह से लेने से कतरा रहे हैं। यहाँ पे तो वजाहत कर दिया तर्जुमान आला स्टेट बैंक ने कि कोई भी ऐसा प्लान नहीं है, ना ही कोई ऐसी तजवीज़ है कि जो 75 रुपए का नोट जो जारी किया गया है वो खत्म कर दिया जाएगा। इसकी कोई मियाद नहीं, जैसे कि दीगर करेंसी है वो चल रही है उसी के साथ ये 75 रुपए का नोट चलता रहेगा। यहाँ पे ये भी वजाहत की है कि स्टेट बैंक ने इससे पहले सिर्फ एक बार 25वीं सालगिरह पर जो है 5 रुपए का यादगारी नोट जारी किया था। और यादगारी नोट जो खुसूसी तौर पर होता है वो आम पब्लिक के लिए उसमें नहीं आते, कम तादाद में छापा गया था। इसके साथ ये भी बताया कि 10 रुपए का सिक्का 2016 में जारी किया गया था और 10 रुपए के नोट को खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। जैसे कि 10 रुपए का नोट भी आप देख रहे होंगे कि वो सबके पास भी आता है, ईद पे भी सबके पास आया। और उसके साथ 10 रुपए का सिक्का देखा जाए उसका साइज छोटा होता है, लेकिन वो ये है कि वो लॉन्ग टर्म चल सकता है, लंबे अरसे के लिए चल सकता है। जैसे करेंसी नोट जो है वो फट जाता है, लेकिन सिक्का जो है लंबे अरसे तक चल सकता है। हमने ईद पे देखा कि बच्चों को मतलब घाटे का सौदा ही था, 100 रुपए की बजाय 75 के नोट की ईदी जो मिल गई है। तो क्या आप अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की जो खबरें ईद पर आई थी जिससे बच्चे परेशान हो रहे थे कि घर वालों ने 75 रुपए का जो नोट दिया था ईदी पे 2 या 4 नोट, तो वो जाके दुकानदार को दे रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेंगे। तो वहाँ दुकानदार ने साफ मना कर दिया क्योंकि दुकानदार को भी नहीं पता कि नई करेंसी नोट आ गई है। अब इसकी बुनियादी वजह ये है कि आगाही मुहिम जैसे कि हम आगाही दे रहे हैं उसी तरीके से और भी इसकी आगाही मुहिम स्टेट बैंक की जानिब से जल्द शुरू की जाएगी। और वहाँ सोशल मीडिया से लेकर अपनी वेबसाइट से लेकर सब जगह और बैंकों को भी आगाह किया जाएगा कि वो लोगों को भी बताएं कि 75 रुपए का नोट एक आम लीगल टेंडर है, जो दीगर करेंसी है उसके साथ ये चल रहा है तो उसको इस्तेमाल किया जाए। और क्योंकि जैसे कि देखा जाए पहले भी 1000 रुपए के नोट के बाद 5000 का नोट जब आया था उस वक्त भी इसी तरीके की परेशानी हुई थी लोगों को, क्योंकि 5000 का नोट लोगों को नहीं पता था। अब उसके बाद ईजी हो गया कि 5000 की एक गड्डी जो 5 लाख रुपए की बनती है वो मूव आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से 75 रुपए का नोट जो है वो जैसे जैसे सर्कुलेशन बढ़ेगी लोगों को आगाही होगी और स्टेट बैंक की जानिब से कंफर्मेशन भी कर दी गई है, तो इसके बाद परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और अमल दरामद भी करवाया जाएगा। अशरफ खान हमें अपडेट करते बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने
75 रुपए के नए नोट पर वजाहत जारी कर दी है। तर्जुमान आला स्टेट बैंक आबिद कमर ने नोट के हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया है। जब हमारे पाकिस्तान बनने की 75वीं एनिवर्सरी थी तो ये 75 रुपए का नोट उस मौके पर जारी किया गया था। मकसद उसका ये था कि इस साल को ये जो 75वां बरस है इसको यादगार बनाया जाए और उसके हवाले से ये नोट ताकि जब तक रहेगा तब तक ये सब लोगों को याद रहेगा कि ये हमारी 75वीं बरस के होने पर ये जारी किया गया था। तो ये मौका तो ये था। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील बता दूं कि स्टेट बैंक का जो एक्ट है उसका सेक्शन 25 है जिसके तहत तमाम जो करेंसी नोट हैं, जो बैंक नोट हैं, वो जारी किए जाते हैं और चाहे वो आम इस्तेमाल के जो आपके दीगर जो नोट हैं वो हों या कोई कमेमोरेटिव नोट हो, यादगारी नोट हो। आज से पहले हमने इसके 75 रुपए के नोट के अलावा सिर्फ एक यादगारी बैंक नोट जारी किया है जो कि 1997 में जारी किया गया था और वो 5 रुपए का बैंक नोट था। अब हमने ये 75 रुपए का यादगारी नोट जो है वो जारी किया है और ये जिस तरह बाकी के बैंक नोट हैं उसी तरह से ये भी एक लीगल टेंडर है जिसका आम लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि ये जो भी किस्म की ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान के अंदर होती हैं उस ट्रांजैक्शन को मुकम्मल करने के लिए ये नोट इस्तेमाल हो सकता है और ये कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो आजकल ये हमारे भी इल्म में ये बात आई कि काफ़ी लोग इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि शायद ये नोट काबिल कबूल नहीं है या ये कि स्टेट बैंक ने ये नोट इनकी तनसीख कर दी है या वापस ले लिया है। तो मैं आपके तवज्जुह से ये बताना चाहूँगा कि ये तमाम बेबुनियाद अफवाहें हैं। ये नोट मुकम्मल तौर पर लीगल टेंडर है और इसकी कोई तनसीख भी नहीं की गई है। एक्चुअली इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि ये किसी एक ख़ास मुद्दत तक है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि ये एक यादगारी बैंक नोट है तो ये एक महदूद पैमाने पर इसको छापा जाता है और ये जब तक ये अवेलेबल रहेगा तब तक ये इस्तेमाल में आ सकता है। लेकिन चूँकि ये 75वां बरस था तो हमने इसको एक ख़ासी बड़ी मिकदार में छापा है और ताकि ये तमाम आम लोगों तक या सब तक जो है ये पहुंच सके और अगर लोग चाहें तो उसको यादगार के तौर पर रख भी सकते हैं और इस्तेमाल भी। ये इसका ये मकसद था। आगे बढ़ते हैं। शारा फैसल पर वाक़े बुलंदोबाला इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे नुमान गुल वहां पर मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से अपडेट जानेंगे। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त शारा फैसल मेहदी टावर के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है आपसे कुछ देर पहले आग लगी थी जिसके ऊपर जो है फायर ब्रिगेड हुकाम ने जो है फ़ौरन जो है इतला मिलते ही यहाँ पर कार्रवाई के लिए यहाँ पर रवाना हुई टीमें। एक स्नारगल जबकि 3 फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद थी और आग पर जो है 4 से 5 मिनट में जो है वो काबू पा लिया गया। चौथे फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर ये आग लगी थी जिसके शोले ऊपर तक जो है वो भड़के थे और उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड हुकाम ने यहाँ पर अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया। मेरे साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड ऑफिसर मौजूद है। सर, मुझे बताइएगा ज़रा ये आग को कितनी देर में काबू पाया और कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? क्या कोई जानी नुकसान भी हुआ है? नहीं, इस आग में तकरीबन 250 से 300 अफराद बिल्डिंग में मौजूद थे जिनको रेस्क्यू करके स्टेयर के ज़रिए ही नीचे लाया गया और आग को तकरीबन बुझा दिया गया। कूलिंग का अमल जारी है और इंशाल्लाह तकरीबन 10 से 15 मिनट में हम खारिज कर। अच्छा सर, जो लोग थे उन्हें कैसे रेस्क्यू किया गया? क्या उनमें कोई ज़ख्मी हुआ है? नहीं, उसमें कोई ज़ख्मी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि इन तमाम ऑपरेशन की सरबराही कर रहे थे। फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया है जबकि ये बताया जा रहा है कि अब से कोई 5 या 10 मिनट में जो है वो कूलिंग के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। तकरीबन कोई 250 से 300 एम्प्लॉइज़ थे इस बिल्डिंग के अंदर क्योंकि आग जो है वो सेकेंड फ्लोर पर लगी थी। ऊपर जो लोग मौजूद थे उन्हें रेस्क्यू करने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना था लेकिन आग पर काबू भी पा लिया गया है। 250 से 300 अफराद जो वर्कर्स यहाँ पर उन्हें भी वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने मंकी पॉक्स से मुतालिक अफवाहें और तशवीश फैलाने से गुरेज करने का मशवरा दे दिया है। कहती हैं मुश्तबा मरीज के टेस्ट रिपोर्ट आने तक सनसनी ना फैलाई जाए। मर्ज तशखीस करने के लिए 1000 किट्स सिंध को मिल चुकी हैं।
जो 2 केसेस इस्लामाबाद में आए हैं वो जो है सऊदीया से आए हैं, जो उम्र आए थे। तो उधर उम्र में आपको पता है कि हर मुल्क से लोग आते हैं और ये बहुत सारे मुल्कों में अभी फैल चुका है अफ्रीका के अलावा। तो जो भी वो वायरस लेके आएगा उधर, वो खतरा तो होता है कि जब हजूम एक जमा होता है एक जगह तो वहाँ एक ट्रांसमिशन का खतरा होता है। और ये SOPs भी वही हैं जो कोविड के लिए होती हैं थी, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे सांस के ज़रिए, थूक के ज़रिए, और ये इस तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर खांसी करे तो या छींक आए तो उससे ट्रांसफ़र हो सकता है। और कंटामिनेशन, अगर सरफेस की कंटामिनेशन है तो हाथ लगे तो उससे भी हो सकता है। मीडिया से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग खामखा का एक जो है ना, एक फियर जो है, एक वो जो है वो नहीं, तशवीश नहीं नहीं करें लोगों के अंदर, क्योंकि उस बहरहाल फिर लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। आप लोग कंफर्म्ड केसेस हों तब बताएं लोगों को। अनकन्फर्म्ड केसेस अभी के 1 को रैश हो गई, 2 को रैश हो गई, 3 को रैश हो गई, अभी रैशेस दूसरी वजह से भी हो सकते हैं। अभी हमारे पास हमारे को WHO की बहुत नहायत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें 1000 किट्स दिए हैं टेस्टिंग के लिए, और वो टेस्टिंग किट्स हमारे पास मौजूद हैं और हमने लेबॉर्ट्रीज़ में दे दिए हैं। हमारी जो लेबॉर्ट्रीज है, आगा खान लेबॉर्ट्री में दे दिया, ओजा की लेबॉर्ट्री में दे दिया है, और सिविल हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री JPMC, इस तरह हमने बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ को दे दिया कि अगर कोई भी सस्पेक्टेड केस आता है तो उस पर वो टेस्ट कर लें। हमारे पास अभी एक टेस्ट रन हो रहा है, जो लियारी का बच्चा है, वो उसको बहुत हद तक हम सोचते हैं कि वो चिकन पॉक्स का है, लेकिन फिर भी हम टेस्ट कर रहे हैं कंफर्म करने के लिए। उसे हमने आइसोलेशन में रखा हुआ है उस बच्चे को, और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि वो चिकन पॉक्स ही होगा, क्योंकि उसमें कोई हिस्ट्री नहीं है कांटेक्ट की, कि कोई बाहर से उसका रिश्तेदार गया हो और वापस आया हो, या वो खुद किधर ट्रैवल किया हो बच्चा, लेकिन वो कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री नहीं है। डॉन में भी आज न्यूज़ आई है कि कोई 4 केसेस मंकी पॉक्स के। जब आपने टेस्ट ही नहीं किया तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि 4 केसेस मंकी पॉक्स के? सस्पेक्टेड केसेस भी नहीं लिखने चाहिए न्यूज़पेपर्स को जब तक कि वो कंफर्म नहीं हो जाए लेबॉर्ट्री से कि ये है। मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन नहीं है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है जो लगाई जाती है, और स्मॉल पॉक्स आपको पता है कि ख़त्म हो चुका है, तो उसकी वैक्सीन बहुत कम मिकदार में जो उन्होंने लेबॉर्ट्रीज में जो तशखीस के लिए, रिसर्च के लिए रखी हुई है। अब वो जो है वो रिसर्च जो डॉक्टर जो काम करता है लैब्स में, उनके लिए वो रखी हुई है वैक्सीन। वो आम पब्लिक के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, उसकी प्रोडक्शन ही बंद हो गई है स्मॉल पॉक्स की। मुत्तहदा अरब अमारात का सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर कराची में कायम कर दिया गया है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वीज़ा सेंटर का दौरा किया। इनके हमरा UAE के कौंसल जनरल भी मौजूद थे। तफसीलात जानेंगे, मोहम्मद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, आगाह कीजिएगा। देखिए, यूनाइटेड अरब इमारात जाने वालों के लिए ये खुशखबरी है कि UAE का एशिया का जो सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर है वो कराची में अब कायम कर दिया गया है। अब वीज़ा के वसूल के लिए जो है कराची, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के जो शहरी हैं उनको जो है इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीज़ा सेंटर में जो है आवाम की सहूलत के लिए 11 काउंटर कायम किए गए हैं, जिसमें वीज़ा सेंटर का जो क़याम है उसके लिए जो है 11 काउंटर्स जो उन्होंने बनाए हैं, उसमें से 2 काउंटर्स पे आपको अपना पहले डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन करानी होगी और उसके बाद एक काउंटर पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। इस वीज़ा सेंटर के जो है खुलने के मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर बल्दियात जो है नासिर हुसैन शाह ने जो है वीज़ा सेंटर का दौरा किया है और उन्होंने जनरल कौंसल वकील अतीक अल रुमाती से मुलाकात की है। वकील अतीक अल रुमाती ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी है। साथ ही साथ जो है वज़ीर आला सिंध ने जो है इस इक़दाम को जो है काफ़ी सराहा और उनका ये कहना था कि आवाम की सहूलत के लिए जो है मुत्तहदा अरब इमारात अपने कारोबार के सिलसिले में या मुलाजमत के सिलसिले में जाना चाहते हैं या जाते रहते हैं, उनके लिए ये अब आसानी होगी कि वो आराम से कराची में बैठे ही अपना वीज़ा लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हमाद अपडेट कर रहे थे, और इस मौके पर UAE के कौंसल जनरल ने मीडिया से एक गुफ्तगू भी की है, आइए आपको सुनवाते हैं। कराची में या पाकिस्तान के अंदर ये जो वीज़ा सेंटर आपको पता है, बलूचिस्तान और सिंध काफ़ी लोग इसमें हैं, आते रहते हैं और हम लोग उनको सर्विस भी करते हैं। इनकी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, कोई हाई ऑफिशियल का जो वीज़ा भी है, डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन है, सब फैसिलिटी इधर ही है और हम लोग का नज़र में सब बराबर है। जो भी आते हैं इनको रिस्पेक्ट करते हैं, इनको वेलकम भी करते हैं। जो जाके
इनको सेफली जाके इनका खुशी से जब यूएई में जाए कि इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, इनके सारा डॉक्यूमेंट रेडी है, इनकी पेपर भी रेडी है, इनकी वीज़ा पहले से रेडी हो जाते हैं। और टाइम शॉर्ट करने के लिए वो ज़माना में एक होता था ना, वो काफ़ी टाइम लंबा हो जाता है। अभी हम लोग भी ख़ुद इधर जो सर्विस भी दे रहे हैं ना, पहले वो 5-6 स्टेप चला जाते हैं, अभी हम लोग 2 स्टेप में आ गए थे, मतलब 1 to फिनिश्ड। और इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के ऊपर ये जो यूएई और पाकिस्तान का जो ताल्लुकात है, आपको मद्देनज़र आप ख़ुद भी देख लो, यूएई पाकिस्तान के लिए बहुत इज़्ज़त और प्यार भी करते हैं। और पाकिस्तानी अवाम आपको पता माशाअल्लाह यूएई के अंदर जो मुकीम है, जो हमारा बहन भाई जो उधर मुकीम है पाकिस्तानी लोग, तकरीबन 16-17 लाख लोग मुकीम हैं। ज़ाहिर हम लोग इनके लिए सर्विस करेंगे, इनकी खिदमत भी करेंगे। यूएई में हम लोग करते रहते हैं, लेकिन जो लोग इधर आ जाते हैं कि कोई किसी का पासपोर्ट गुम हुआ, किसी का अपने बच्चों को लेके जाना, या इनकी कोई डॉक्यूमेंट इनको अटेस्ट करना, या इनकी काफ़ी इनकी जो उधर ज़रूरियात है हम लोग इधर इनको प्रोवाइड करके हेल्प कर लेते हैं। वो असल ये कुछ गलत फहमी कुछ लोगों का, ये कभी किसी का हम लोग पाबंदी नहीं है, सब इधर आपका सामने काफ़ी वीज़ा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, काफ़ी लोग इधर सबसे ज़्यादा लड़काना के लोग जो जा रहे हैं, जो हमारा अभी मैं जो देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा लड़काना के लोग जो जा रहे हैं। वो कुछ होता है इस तरह कुछ मिस्टेक है, जब लोग अप्लाई कर लेते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है या इनकी नाम में मिस्टेक है, वो इसी रुक जाते हैं, फिर वो ये बोलते हैं हमारा वो वीज़ा नहीं मिल रहा। इसी वजह मेन चीज़ इनकी जो किसी ने जो अप्लाई किया ना, असल ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं ट्रैवल एजेंसी का, ट्रैवल एजेंसी का शायद इनके ऊपर पता नहीं किस तरीक़े से लोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या नाम जब डालते हैं, पासपोर्ट नंबर या डेट ऑफ बर्थ, वो इसमें मिस्टेक होता है। किसी हमारा कोई अजीज़ भी आदमी था लड़काना बोला यार बकीत भाई आप लोगों ने वीज़ा हमारा नहीं दिया, हमारा ये प्लान है, मैं बोला नहीं थोड़ा सा रुको। जब मैंने तफ्तीश किया, जो तहकीक किया था, चेक किया था, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी ने गलत डाला हो। अब आपको बताएं कि स्विस सदरन की माहाना गैस के मीटर के किराए में इजाफा किया गया है, और आपको ये भी बताएं कि गलत फहमी हुई है, इसकी वजाहत सामने आई है। तर्जुमान स्विस सदरन गैस ओगरा ने अपने नोटिफिकेशन 15 फरवरी 2023 के जरिए मुख्तलिफ सार्फिन जैसे सनती, कमर्शियल और घरेलू शोबों के लिए गैस टैरिफ में तरमीम की थी, उनको ये बताया गया है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, ये क्या मामला है? जी, देखा जाए गैस में जो माहाना गैस के मीटर में किराया जो है, रेंट जो है, उस इजाफे के बारे में फैलाई जाने वाली जो गलत फहमियों की जो वजाहत की है, जिसमें कहा है कि नवंबर से फरवरी सर्दियों के दौरान जो है औसतन 90 क्यूबिक मीटर या उससे कम गैस जो इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा, जबकि जो गीजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा गैस इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर जो 90 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा जो गैस का बिल आएगा उनके ऊपर जो इजाफी चार्जेस जो हैं, फिक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे। ये ओकरा ने ये फैसला किया है जो कि 15 फरवरी को आया था, जिसके तहत जो है दिए जाएंगे, और जो कम गैस इस्तेमाल करते हैं उनके फिक्स चार्जेस जो हैं वो 10 रुपये होंगे, यानी 40 रुपये जो मीटर रेंट था वो अब 50 रुपये आएगा, जबकि जो ज्यादा गैस इस्तेमाल कर रहे थे नवंबर से फरवरी के दौरान 3 माह के जो या 4 माह का जो बिल होगा अलग अलग कैटेगरी में जो वसूल किया जाएगा वो 500 रुपये जो मीटर रेंट फिक्स चार्ज मिला के वो वसूल किया जाएगा, जबकि जो माहाना मीटर रेंट जो है गैस का वो 40 रुपये ही बरकरार रहेगा, जो कि सिर्फ देखा जाए साल के 12 महीने में सिर्फ 4 महीने जो इजाफी चार्जेस वसूल किए जाएंगे, और माना खपत 90 क्यूबिक मीटर से जायद होगी तो वो उनके ऊपर इसका इतलाक होगा। और साफ कहा है कि जनवरी 2023 के बिल के हवाले से पहली किस्त मार्च के बिल में वसूल की गई है, जबकि फरवरी 23 के बिल के हवाले से दूसरी और तीसरी किस्त अप्रैल और मई के बिलों में शामिल की जाएंगी। ये रकम माहाना गैस के बिलों में एडजस्टमेंट के तहत पिछले बैलेंस के नाम से उनकी बकियाजात के तौर पर जाहिर होगी। और यहाँ पे कहा है कि अच्छा, इसमें रद्दोबदल की वजह क्या बताई जा रही है? ये यहाँ पे रद्दोबदल जो हुआ है कि जैसे मुसद्दिक मलिक जो है मामले खुसूसी जो वज़ीर आज़म के हैं तवानाई के, उन्होंने आके ये बताया था कि अमीर लोग और गरीब लोगों को 2 तबके में कन्वर्ट किया गया है, जो कि ज़्यादा गैस इस्तेमाल करता है और सस्ती गैस की जो मजे उड़ा रहा है उसके ऊपर अब इजाफी चार्जेस आयद कर दिए हैं, और जो कम गैस इस्तेमाल करते हैं यानी एक चूल्हा जलाता है, डीजल वगैरह इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। लेकिन जो हमने खबर दी थी, जो हमारे रिपोर्टर ने भी जाके गैस के कस्टमर सर्विस ईद के बाद जो लोग खवातीन वहाँ पे आई हुई थी कोरंगी की, वहाँ पे 60 गज 80 गज के मकान वाले जो एक चूल्हा इस्तेमाल करते हैं उनके बिलों में भी आया था, जो कि उसका नोटिस सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख साहब ने भी लिया था। उसके बाद स्विस सदन गैस ने इसकी वजाहत भी की है और कहा कि जिन बिलों में जो गलती से ये आ गया उसको एडजस्ट किया जाएगा और उन सार्फिन की सुनी भी जाएगी।
यहाँ पे ये भी बताया कि जो कम गैस इस्तेमाल करें उनके ऊपर ये तलाश नहीं होगा। मगर ये सबसे बड़ा मसला ये कराची में मजमूई तौर पर देखा जाए तो 34 लाख के करीब गैस सारिफीन है, और 34 लाख गैस सारिफीन की अगर मुश्किलात देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में आ रही है। उसी सदन गैस के जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो गलती से जो लोग जो पिछले बिल भी जमा नहीं कर रहे थे उनके पास जो खतियाजात थे उनके ऊपर इजाफी कर, यानी 40 रुपए का जो मीटर रेंट तो 5 रुपए लग कर आ गया, जिसकी वजह से शदीद परेशान है। क्योंकि 5 रुपए तक जिनका महीने का बिल ही 200-220 रुपए आ रहा था, उसके बाद 5 रुपए मीटर रेंट लग गया तो 700-800 मजीद महंगाई में इजाफा भी हो जाएगा। सो इस सदन की जानिब से इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन गैस की फ्राहमी के लिए संजीदा इकदाम सामने नहीं आते। अशरफ खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़ पर गौर शुरू किया गया है। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन के तबादले पर गौर शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद इकबाल मेमन को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला लगाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़ पर गौर शुरू। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन के तबादले पर गौर शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद इकबाल मेमन को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला लगाने का इम्कान ज़ेरे गौर आ रहा है। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़ पर गौर शुरू कर दिया गया है। ताहम कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन के तबादले पर गौर शुरू किया गया है। मोहम्मद इकबाल मेमन को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला लगाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन के तबादले पर गौर शुरू कर दिया गया है और मोहम्मद इकबाल मेमन को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला लगाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बात करेंगे आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सिंध के महकमा दाखिला के सेक्रेटरी सईद अहमद मंगनी जो है 30 अप्रैल को मुलाजमत से रिटायर्ड होने जा रहे हैं, लेकिन 3 रोज छुट्टियां जिसके बायस सिंध सरकार ने अफसर शाही में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ करने पर गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से सईद अहमद मंगनी जो कि रिटायरमेंट के बाद जो कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन है इनके तबादले पर गौर शुरू कर दिया और इनको जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला तैनात किया जा सकता है। जबकि इसके अलावा सेक्रेटरी सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद सलीम राजपूत को भी नया कमिश्नर कराची तैनात करने के इम्कान मौजूद हैं। जबकि स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद नवाज सुरू को जो है तबादला करके इनको सेक्रेटरी सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन लगाया जा सकता है। जबकि सेक्रेटरी आपाशी सुहेल अहमद कुरैशी का तबादला करके उनको भी सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज लगाने के इम्कान मौजूद हैं। इनके अलावा तकरीर के मुंतजर सैयद खालिद दरशाह को सेक्रेटरी आपाशी लगाने के हवाले से भी गौर किया जा रहा है और सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज इमरान अता सुमरो का तबादला करके उनको सेक्रेटरी बल्दियात लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह, कमिश्नर मिर्तुखा सैयद जो एजाज शाह, इसके अलावा कमिश्नर अरकान और गवर्नर लगारी के भी तबादलों के इम्कान मौजूद हैं। इसके अलावा तकरीर के मुंतजर रियाजुद्दीन कुरैशी को भी अहम ओहदे पर तैनात किया जा सकता है। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़ के हवाले से गौर विचार जारी है। वज़ीर-ए-आला सिंध की मंजूरी के बाद इनका बाज़ाब्ता तौर पर तकर्रुर तबादले किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़ियो। औरंगी टाउन सेक्टर 7 में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की दीवार के साथ ठेलों की बहुतायत जमा हो गई है। दीवार टूट जाने के बायस गैर मुतल्लका अफराद की आमदोरफ्त से स्कूल इंतजामिया परेशानी से दो चार हैं। मज़ीद बात करेंगे, सैयद ज़ुबैर राशिद वहाँ पर मौजूद हैं। जी ज़ुबैर। हाँ जी बिल्कुल, औरंगी टाउन सेक्टर 7 से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि औरंगी टाउन जो है एक बहुत ही वसी तर इलाका है, बहुत ही बड़े रुतबे पर ये इलाका जो है कायम है। लेकिन इस इलाके के जो सरकारी स्कूल्स हैं वो यकीनन ज़बोहाली का शिकार हमें दिखाई देते हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर सहूलियात का फुकदान हमें देखने को नज़र आता है। इस वक्त मैं एक सेक्टर 7 में वाक़ई एक सरकारी स्कूल के बिल्कुल बाहर ही मौजूद हूँ और उस स्कूल का नाम है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जो कि सेक्टर 7 में वाक़ है। और इस स्कूल की कहानी ये है कि इस स्कूल में एक तो सहूलियात का फुकदान है, जहाँ पर कुछ क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पर पंखे नहीं हैं, तो कुछ ऐसी क्लासेस हैं जहाँ पर जो है फर्नीचर मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ सबसे बड़ा जो मसला इस स्कूल का ये है कि इस स्कूल की जो पिछली दीवार है वो टूट का शिकार है, जिसके बायस जो है गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं स्कूल के अंदर जो है दाखिल हो जाते हैं। अगर मेरे कैमरामैन इमरान है कि अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखाएं कि ये देखें, ये स्कूल की दीवार है
और स्कूल की दीवार के साथ ही जो है ये ठेले यहाँ पर मौजूद हैं, ये ठेले यहाँ पर मौजूद हैं। और ये ठेले जो है सिर्फ ये एक ठेला या दो ठेले यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये ठेलों की बहुतात है। तो इसके बायस जो है जो स्कूल इंतज़ामिया है काफ़ी दुश्वारी में मुब्तला है, जबकि यहाँ पर जो वालिदैन हैं जो कि अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर हम बच्चों के हवाले से काफ़ी खौफजदा रहते हैं, वो इस वजह से कि स्कूल की पिछली दीवार ही नहीं है। तो स्कूल इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि डीओ को काफ़ी अरसे से हम दरखास्तें दे रहे हैं, 2-4 दफ़ा जो है अभी पिछले महीने ही दरखास्तें दी हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। सेक्रेटरी तालीम की जानिब से भी कोई जवाब जो है अभी तक नहीं दिया गया। ताहम अगर इस स्कूल पर सेक्रेटरी तालीम ने या आला हुक्काम ने जो कि शोबे तालीम से वाबस्ता है, महकमे तालीम से वाबस्ता है, अगर उन्होंने नज़रसानी नहीं की तो स्कूल यकीनन जो है ज़बोहाली का शिकार बनेगा। जी बहुत शुक्रिया। शाला कायदीन पर कचरा कुंडी बनाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में CH के ऑटो की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। समाअत से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, शारा कायदीन पर कचरा कुंडी बनाए जाने के खिलाफ शोरूम मालिक की जानिब से एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि DMC शर्की और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ये काम है कि वो कचरा उठाए, लेकिन शाराए कायदीन के मेन रोड पर एक कचरा कुंडी बना दी गई है और जिसमें रिहायशी इलाका और कमर्शियल इलाका दोनों इलाके शामिल हैं और दोनों इलाकों के जो रिहायशी और मकीन हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इस सिलसिले में DMC शर्की और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से भी कहा गया कि इस कचरे को यहाँ से उठाया जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक भी जो लॉ है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, उसके तहत भी कचरा कुंडी रिहायशी या कमर्शियल इलाके में मेन रिहायशी या कमर्शियल इलाके में नहीं बनाई जा सकती। लेकिन ये जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने अब एक हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने DMC शर्की इसके साथ ही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को ये हुक्म जारी किया है कि अगर कानून के अंदर यहाँ कचरा कुंडी नहीं बनाई जा सकती तो फौरी तौर पर यहाँ से कचरा कुंडी ख़त्म की जाए। साथ ही अदालत ने दोनों इदारों को नोटिस जारी कर आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बरसाती नाले की सूरत हाल अबतर हो गई है। नाला कचरे से लबालब भर गया है और नाले का पानी मरकजी इशारा पर आ गया है। इस सवाल से मजीद बात करेंगे। जवाद आसिफ वहाँ पर मौजूद हैं। आसिफ अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। अगर हम इस इलाके की बात करें तो या कोरंगी का जो यहाँ पर बरसाती नाला मौजूद है वो ओवरफ्लो हो चुका है, कचरे से लबालब भर चुका है और ये टूट फूट भी चुका है, जिसकी वजह से इसका जो पानी है वो सड़क पर आ चुका है। मेरा कैमरामैन इब्राहिम अगर आपको दिखाए कि किस तरीके से आप यह देख सकते हैं कि ये नाले का पानी सर्विस रोड पर भी जा रहा है, जबकि आगे जाकर जो है वो आधी मरकज़ी शाहरा है उसको घेर चुका है। इसके अलावा यहाँ पर मच्छरों की बहुतात है, आसपास इंडस्ट्रीज़ भी हैं, लेकिन बदबू और ताफुन उठ रहा है। इसकी सफाई सुथराई नहीं की जा सकी है। रवा हफ्ते कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई भी की गई है, तो अगर बारिश होती है तो फिर ये नाला भर चुका है। अभी से इसका पानी बाहर है, बारिशों की सूरत में मज़ीद तुग़यानी आएगी और इस सड़क पर पानी जमा होगा, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ट्रैफिक की रवानी हम देखते हैं यहाँ पर मुतासर होती है इस नाले की वजह से, लेकिन हुक्काम बाला को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी गफलत जो है बारिशों में कराची को एक बार फिर जहमत में मुब्तला कर सकती है। जी कुछ बात करेंगे शरकात के मौसम की। कराची समेत सिंध भर में बारिश का सिलसिला आज से शुरू होगा। सुबह से सिस्टम के असरात के तहत मतला अबर आलूद है और मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद से शहर में कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। सिस्टम के तहत गरज चमक के बादल बनने के साथ तेज़ हवाएं और हल्की बारिश का भी इम्कान है। कराची में कहीं हल्की, कहीं दरमियानी और कहीं कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बारिश का सिस्टम 3 मई तक सिंध के बालाई और मशरकी इलाकों में तेज़ बारिश के साथ असर अंदाज हो सकता है। वज़ीर आला सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी जो है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एंड न्यूनेटोलॉजी, इसके तहत बनाई है। ये हमारा एक असेंबली का एक्ट है जिसके तहत हमने ये इदारा कायम किया है और ये इदारा, इसका मकसद यही है कि पूरे सूबे के अंदर बच्चों के अस्पताल कायम किए जाएं और इस सिलसिले में ये हमारा पहला बड़ा अस्पताल है। और आपको ये बता दूं
کہ یہ اسپتال میں جو فیسلٹیز ہیں، میں کسی اور اسپتال کا ذکر کرنا نہیں چاہوں گا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جو بھی اسپتال ہیں پورے کراچی میں، ان سب کی فیسلٹیز اگر اکٹھی کر لیں تب بھی اس اسپتال کی فیسلٹیز کو پوری نہیں کرتے. ہمارے یہاں جو میں ٹیکنالوجی ڈاکٹر صاحب سے پھر مدد لوں گا، 52 انکیوبیٹرز ہیں، اور میں بھی گیا تھا، میں نے پورا راؤنڈ بھی لیا، اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے، وہ سارے کے سارے بچوں سے آکوپائڈ تھے، فل تھے. میں نے ان کے پیرنٹ سے بھی بات کی، پورے سندھ سے. میں نے سکھر کا بچہ بھی ایک دیکھا، اس کے پیرنٹ سے بات کی، ٹھٹا سے تھے، کراچی میں کرنگی کے جہاں پہ ہم ہیں، ناظم آباد کے، جو 4-5 لوگوں سے بات کر سکا وہ سب تھے، اور وہ سب دعائیں دے رہے تھے اس اسپتال کے ڈاکٹرز کو، اس لیے کہ بچہ، چھوٹا بچہ جب ادھر آتا ہے اس کی کئی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور اگر اس جیسے اسپتال نہیں ہوتے تو ان کا بچنا ہے تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، بچنا مشکل ہے. لیکن اس ہسپتال کی، اور اس ہسپتال میں وہ بچہ آتا ہے جو بالکل جس کا علاج کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے، سوائے ایک آدھ جو بہت بڑے اسپتال ہیں کراچی میں، جو کہ اس قسم کے علاج کے لیے 70-80 ہزار سے لے کے لاکھ روپیہ دن کا خرچہ ہوتا ہے اس علاج کا. وہ ادھر آتا ہے، اور ادھر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، سکسیس ریٹ ہے، وہ 89%، یعنی 100 ایسا بچہ آتا ہے تو 89 اللہ تعالیٰ کے کرم سے ٹریٹ ہو کے اور ادھر سے ڈسچارج ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے ایک بریفنگ بھی لی ہے، جو سارے پلانز ہیں پورے سندھ کے لیے SICH کو جیسے ہم نے آگے بڑھانا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سکھر، لاڑکانو، میرپور خاص اور کمبر شداد کوٹ اور شہید بے نظیر آباد اور شکارپور، 6 جگہ پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ وہاں پہ بھی اس قسم کے اسپتال بنائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہر ڈسٹرکٹ میں وہ جو کافی ادارہ ہے وہ اسپتال بنائیں گے. اس کے لیے انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ بھی اگلے سال کی بتائی ہے، اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو 3.3 ارب روپے کی قریب ریکوائرمنٹ بتائی ہے، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم بجٹ میں یہ پیسے ڈالیں گے تاکہ یہ سہولت پورے سندھ کے لوگوں کو ملے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے ہیلتھ میں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پچھلے 5 سالوں میں، اور میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس کے جو ہے کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. ہمیں لیکن ابھی اور بہت کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں، یہ کرنگی میں اسپتال ہے، اور کرنگی کے اندر میں کھڑا ہوں تو میں نے ایسے ہی بھی بیٹھے ہوئے لکھا تھا کہ صرف اس کے ارد گرد ہم نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے، یہاں پہ 2 فلائی اوور سے ہوتے ہوئے ہی میں آیا ہوں. 2.5 نمبر اور 5 نمبر کا فلائی اوور ہے، 8,000 روڈ، 10,000 روڈ، فشرمین چوک جو بنایا ہے ادھر وہ ہے. NICVD نیا کرنگی میں بن رہا ہے، کرنگی اور منیر کا بارڈر ہے جہاں پہ بن رہا ہے. ابھی ہم جو بڑا اسپتال بنا رہے ہیں، یہاں سے کچھ ہی دور جو ہمارا CRS کا آٹزم سینٹر ہے وہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ لینئر پارک کا اعلان کر کے گئے تھے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور ایک 16,000 روڈ ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اس ڈسٹرکٹ کے اندر ہی اگر آپ حساب لگائیں گے تو سندھ حکومت نے ہیلتھ اور انفراسٹرکچر کے کئی منصوبے بنائے ہیں، لیکن ابھی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ پوری کریں گے. یہ بتا دیجیے گا، ایک تنقیدی کوشچن بھی ہے کہ آپ بہت سی وہاں پہ پروجیکٹس بن رہے ہیں. سب سے پہلے آپ نے بنایا NICVD ڈپارٹمنٹ بچوں کا دل اسپتال، وہ مکمل نہیں ہو سکا، ابھی بھی بن رہا ہے. 2020 میں مکمل تھا، وہ نہیں ہوا. یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ کرنگی نمبر 5 کی ایکسپینشن تھی پہلے، اس کے بعد آج اس کو ایک نیا نام دے دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل ہے اس کے 5 بلاک تھے، 1 بلاک مکمل ہوا ہے. میں جواب دیتا ہوں، تو اس حوالے سے میں جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے NICVD والے اسپتال کی بات کی بچوں کے. انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے، اب میں وہ ریپیٹ ہر بار کروں، اور لیکن یہ واقعی ایک ایشو تھا کہ میں NICVD میں وہ تو روزانہ کوئی آ جاتا تھا چابی لے کے کہ جی اس کی چابی مجھے دو، میں اس کو سنبھالوں گا. ایک شخص تھے، اور کبھی کوئی بورڈ آ جاتا تھا، کبھی کیا آ جاتا تھا. نہ صرف NICVD میں، JPMC میں،
डॉक्टर साहब जहाँ पहले थे NICH में, हम झगड़ते रहे, आज तक झगड़ रहे। अभी भी हमने वो MOU फाइनल नहीं हुआ हमारा, ये वजह थी। इस अस्पताल को फिर हमने जब उधर NICVT में प्रॉब्लम NICH में हुए तो हमने कहा कि हमें अलग इदारा बनाना चाहिए, और इसी तरीके से हमने जल्द इसको बनाने के लिए इसको चेंज किया और ये SICH के अंदर दिया। इन्फेक्शियस डिजीज की बात की, रिकॉर्ड टाइम में जब कोविड का हुआ था, हमने वो अस्पताल ट्रॉमा के लिए था, आई बिलीव पहले ट्रॉमा के लिए बना रहे थे, उसको चेंज करके इन्फेक्शियस डिजीज किया और वो बनाया। अब हमारी रिसोर्सेज महदूद है, हम उनको इस्तेमाल करने के लिए देख रहे हैं। हेल्थ के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना बढ़ी है पिछले सालों में, तो वो फिर ऑब्वियसली प्रायोरिटी एक सेट करनी पड़ती है। और मेरा ख्याल है हम कोई गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन हम जो ज़रूरत है उसके मुताबिक चल रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। आप देखें ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा, मैंने भी विजिट किया पहले भी। मतलब है कि बराबर में कुरंगी अस्पताल है, जो दूसरे अस्पताल है उनकी सूरत बहुत अच्छी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपके अच्छे चले होते तो सिंध से लोग यहाँ इलाज के लिए नहीं आते, तो वहाँ की सूरत को बेहतर करना चाहिए। देखिए रूरल एरिया से, सिंध से नहीं, रूरल एरिया से लोग आते हैं जरूर इलाज के लिए, पंजाब से भी आते हैं मेरे भाई इलाज के लिए हमारे यहाँ। हमारे अस्पताल इतने अच्छे हैं, हमारे अस्पताल अफगानिस्तान से लोग आए, हमारे अस्पताल इतने अच्छे हैं। ठीक है, ये तो हमारे लिए फख्र की बात है और जगह चाहते हैं। और कराची हमारा कैपिटल है, रिसोर्सेज कराची में ज़्यादा हैं, हमें डॉक्टर्स मिल जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करो इसलिए है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी मैंने जो प्रेजेंटेशन ली मुझे बताई, वो उन्होंने इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर बताया। उन्होंने बताया कि हमें स्पेशलाइज्ड अस्पताल चाहिए। ये बच्चे जो हैं जो इधर आ रहे हैं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कुरंगी नंबर 5 में चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।